एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 15 दिसंबर। तो पहला न्यूज़ है हमारा रमप्पा रेबिलियन के बारे में। तो रिसेंटली देखिए एस राजमौली जो कि एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बाहुबली मूवी बनाई थी, तो इन्हीं के द्वारा RRR एक मूवी जो है रिलीज़ किया जा रहा है, जो कि 1920 के टाइम पे जो है बेस्ड है। एक ये फिक्शनल स्टोरी है जिसमें ट्राइबल फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू की स्टोरी और कोमाराम भीम की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले बात करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। तो 1992 में जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने स्टार्ट किया था रमप्पा रेबिलियन को। ठीक है, रमप्पा जो विद्रोह था वो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा 1922 में शुरू किया गया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये शुरू किया गया क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ थे उन्होंने 1882 का जो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट है जो कि ये कहता था कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं तो वो फ्रीली जो है इधर उधर मूव नहीं कर सकते। उनके मूवमेंट को जो है फ्री मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो अपने ही जंगल में जो है जब उनका मूवमेंट जो था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया इस एक्ट की वजह से, तो उसी के खिलाफ जो है ये अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो खड़े होते हैं और यहाँ पे रमप्पा विद्रोह की शुरुआत जो 1922 में होती है। उसके बाद देखिए इसी एक्ट के अंदर क्या हुआ कि उस कम्युनिटी के लोग थे वो कोई भी एग्रीकल्चर सिस्टम जो उनका पोडू एग्रीकल्चर सिस्टम था जहाँ पे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो है एग्रीकल्चर उसको वो प्रैक्टिस करते थे, तो अब ये भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और उसके बाद जो ये स्ट्रगल था ये 1924 में 1924 में जो है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब राजू को कैप्चर कर लिया जाता है पुलिस फोर्सेस के द्वारा, उसके बाद इनको एक पेड़ से बांध दिया जाता है और इनको गोली मार दी जाती है। तो इनकी डेथ की वजह से लोग जो है ये जो इनकी हीरोइक डेथ हुई थी तो उसकी वजह से लोग इनको जंगल का हीरो भी मान देते। ठीक है, अब बात करेंगे कीनाराम भीम के बारे में। तो देखिए कीनाराम भीम का जो जन्म है वो तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ 1901 में। ठीक है, और भीम जो थे वो गोंड कम्युनिटी के एक मेंबर थे और चंदा और बालापुर किंगडम के आसपास ये अपना जीवन जो है बिताते हैं और ये यहीं बड़े हुए। और कुमाराम भीम हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन टू ए टी प्लांटेशन इन असम। तो देखिए जब कुमाराम भीम को जब जेल हुआ था तो ये बाद में जेल से भाग के ये आसाम आ जाते हैं और यहाँ पे ये अल्लूरी में हो रहे रेबेलियन के बारे में जो है ये सुनते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनके अंदर एक तरह का एक इंस्पिरेशन जागता है। ठीक है, कि अब हम अपनी कम्युनिटी जो है गोंड ट्राइब उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है ये भी उठ खड़े होते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं रमप्पा रेबिलियन के बारे में। देखिए रमप्पा रेबिलियन 1922 में हुआ जिसको हम मनियम रेबिलियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइबल अपराइजिंग था जिसकी शुरुआत जो है अल्लूरी सीताराम राजू ने की थी इन गोदावरी एजेंसी ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 1922 में अगस्त में ये शुरू होता है। उसके बाद राजू की मृत्यु के बाद से ये ख़त्म हो जाता है, 1924 में ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है प्रिविलेज मोशन से। तो रिसेंटली देखिए क्या हुआ कि कांग्रेस के 2 MP, ये तृणमूल कांग्रेस के 2 MP और कांग्रेस के 3 मेंबर्स के द्वारा जो है राज्यसभा में जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं रंजन गोगोई जी, तो ये अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, तो इनके खिलाफ जो है एक प्रिविलेज मोशन जो है वो पास किया गया है। ठीक है, देखिए और ये कहा गया है कि जब से ये हाउस ज्वाइन किए हैं राज्यसभा में, जब से आए हैं तो केवल 6 बार ही इन्होंने जो है अपनी जो प्रेजेंस है वहाँ पे दी है। 6 बार ही वहाँ केवल प्रेजेंट हुए हैं अभी तक। अब इस संबंध में रूल्स क्या कहते हैं, तो रूल्स ये कहते हैं कि कम से कम जो है एक सेशन टाइम में कम से कम एक दिन आदमी को जो है वो जो मीटिंग है वो अटेंड करना ही करना है। ठीक है, ए मेंबर शुड अटेंड एटलीस्ट 1 डे ड्यूरिंग द सेशन एंड इफ़ नॉट, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको लीव के लिए अप्लाई करना चाहिए। और लीव जो है लीव कौन देगा, तो जो हाउस होगी वही लीव सैंक्शन करेगी। तो बात करते हैं क्या इशू है इसमें। तो रिसेंटली अपने इंटरव्यू में रंजन गोगोई जी ने NDTV पे ये इंटरव्यू दे रहे थे और इन्होंने ये कहा कि जो पार्लियामेंट में कोविड जो कोविड सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है तो इसका पालन नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम जो है वहाँ नहीं जाते, हमको डिस्कम्फर्टमेंट वहाँ पे फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, तो दिस मोशन सेज देयर स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच एंड अंडरमाइन द डिग्निटी ऑफ द हाउस। तो अब जो प्रिविलेज मोशन जो मूव किया गया है तो ये कहा गया है कि इनके द्वारा जो है जो अपना स्टेटमेंट दिया गया है इनके द्वारा ये अपने इंटरव्यू में, तो ये कहीं ना कहीं जो हाउस की डिग्निटी है उसको ये अंडरमाइन करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हाउस की जो है एक तरह से अपमान कर रहा है। तो बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं। तो देखिए
पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, कुछ ऐसे अधिकार और कुछ ऐसी इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको, कि वो अपने जो भी फंक्शंस वगैरह हैं वो इफ़ेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, तो बोलने का कि पार्लियामेंट में अगर मान लिया कुछ भी फ्रीली बोल सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं तो उस बेसिस पे उन पे केस नहीं किया सकता। तो ये सब जो है कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं जो भी पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं उनको। जो हमारा आर्टिकल 105 है वो एक्सप्रेस करता है दो प्रिविलेज के बारे में बात करता है, आर्टिकल 105। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट की जो संसद है उसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, आप कुछ भी जो है बोल सकते हैं। और राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, और जो भी वहाँ प्रोसीडिंग वगैरह की जाती हैं, जो भी प्रोसीडिंग होगी उसको उसको पब्लिश किया जाएगा और उस बेसिस पे जो है आप कहीं कोर्ट वगैरह में जो केस नहीं कर सकते उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके या उस जो भी प्रोसीडिंग के जो पब्लिकेशन है उसको लेके। अपार्ट फ्रॉम प्रिविलेजेस एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, देखिए जो सीपीसी 1908 का जो ये प्रोवाइड करता है कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर। तो ये जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वो ये कहता है कि जो भी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे, राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे, तो उनको जो है एक तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इनको अरेस्ट नहीं किया सकता या इनको डिटेन नहीं किया सकता। ठीक है, तो अगर करना भी है तो अगर मान लीजिए कि अगर हाउस अभी इस सेशन में है, ठीक है, अगर हाउस कंटिन्यू सेशन में है तो 40 हाउस के सेशन में होने से 40 दिन पहले तक या 40 दिन बाद तक जो है हम इनको अरेस्ट या गिरफ्तार जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रीच के अगेंस्ट जो मोशन है उसके बारे में। तो व्हेन एनी ऑफ दीज राइट्स एंड इम्यूनिटी आर डिसरिगार्डेड, ठीक है, जब किसी भी इस अधिकार या इम्यूनिटी को अगर डिसरिगार्ड किया जाता है तो उसको ये माना जाता है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और वो पार्लियामेंट के अंदर वो चीज़ जो है वो पनिशेबल होगा। ए नोटिस इज़ मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मोशन, उसी तरह एक नोटिस मूव किया जाता है मोशन की तरह, किसी भी मेंबर के द्वारा ये मूव किया जा सकता है और जिसके ऊपर जैसे कि अब रंजन गोगोई के ऊपर जो है ये चीज़ लगा हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है राज्यसभा के जो उसका वो है उसकी अपमान किया है, राज्यसभा का जो है उसका अपमान किया, उसका प्रिविलेज का अपमान किया है। अब देखिए इसमें जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे, जैसे लोकसभा में स्पीकर हैं तो वैसे राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं वही जो है डिसाइड करते हैं प्रिविलेज मोशन को। ठीक है, तो यही पास करते हैं कि हाँ ये प्रिविलेज मोशन जो है ये पास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा उसके खिलाफ। तो यही जो है प्रिविलेज मोशन पे डिसाइड करते हैं। और या तो ये क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक प्रिविलेज कमेटी को भी संसद की जो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज कमेटी होगी उसको भी रिफ़र कर सकते हैं। इफ़ द स्पीकर और चेयर गिव्स कंसेंट अंडर द रिलेवेंट रूल्स द मेंबर कंसर्ट इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक ए शॉर्ट स्टेटमेंट। तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर स्पीकर या चेयरपर्सन के द्वारा हाँ कर दिया जाता है तो जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको अपनी बात रखने का भी जो मौका है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो है कहने के लिए मौका उनको दिया जाएगा। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सटेंड्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेज टू दोज पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स। देखिए ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिल रहा है ये तो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स को मिल रहा है, साथ में और कुछ ऐसे मेंबर्स को मिलता है जैसे कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं इनको भी ये जो प्रिविलेज है ये इनको भी मिलता है। जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स के अलावा ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी ये प्रिविलेज दिया जाता है। अब देखिए ये प्रिविलेज जो है वो राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता क्योंकि राष्ट्रपति को जो प्रिविलेज मिला है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 361 से मिला है। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 है वो हमारे राष्ट्रपति को जो है वो प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ज्योतिर्लिंगम टेम्पल्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो इसमें कई टेम्पल्स हैं, हम बारी बारी सारे टेम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है। ठीक है, तो ये नासिक से करीब करीब 28 किलोमीटर जो है साउथ वेस्ट में लोकेटेड है और ये उन 4 टेम्पल में से एक है जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो टेम्पल है ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है और ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भीमाशंकर टेम्पल। ये एंशिएंट शिवा टेम्पल है। ठीक है, सह्याद्री माउंटेन रेंजेस महाराष्ट्र में ये प्रेजेंट है। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस जो हैं, जो सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सह्याद्री की पहाड़ियों से ही जो भीम नदी है, तो भीम नदी जो निकलती है वो सह्याद्री की पहाड़ियों से ही निकलती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक स्टोरी है कि शिव भगवान रहते हैं और ये त्रिपुरासुर एक राक्षस रहता है। तो इन दोनों लोग के बीच में जो शिव जी हैं वो भीम का अवतार लेके आते हैं और त्रिपुरासुर का वध करते हैं। तो उस वध में जो उनके पसीने से जो क्या होता है कि वो भीम नदी फॉर्म होती है, उनके पसीने से ही भीम नदी निकल के आती है। तो उन्हीं को भीमारथी नदी के नाम से बोला जाता है, इसीलिए इस टेम्पल को भीमशंकर टेम्पल भी बोला जाता है। ये टेम्पल भी जो है वो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगम।
ठीक है। तो ये औरंगाबाद में सिचुएटेड है और ये कहा जाता है कि टेम्पल जो है वो क्वीन अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। और इस मंदिर को हम घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का ये कहना है कि ये 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास जो है इसको बनाया गया है। और इस टेम्पल का जो उल्लेख है वो हमें शिव पुराण और जो हमारा पद्म पुराण है उसमें भी देखने को मिलता है। और ये रेड स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और ये 5 टायर नागरा स्टाइल शिखर हमें यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक नंदी का बहुत खूबसूरत जो स्टैचू है वो भी प्रेजेंट है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे करीब करीब 7 से 10 मिनट की दूरी पे ही यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रेजेंट है जो एलोरा केव्स है, तो वो भी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा है औंध नागनाथ टेम्पल। तो देखिए जो औंध नागनाथ टेम्पल है वो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। और 13वीं शताब्दी के आसपास का ये टेम्पल बताया जाता है। और इसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट ज्योतिर्लिंग जो है शिव जी का वो प्रेजेंट है। और ये कंसिडर किया गया कि ये पहला जो है वो आद्य लिंग है जो कि पांडवास के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो पांडवास के द्वारा इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया गया था। और जो नागनाथ टेम्पल है वो हेमतपंथी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो देवगिरी के जो यादव लोग थे, वो ये कहा था कि देवगिरी के यादव लोग के द्वारा ही इस टेम्पल का निर्माण जो है वो करवाया गया था 13वीं शताब्दी के आसपास। और उसके बाद देखेंगे पराली वाजीनाथ टेम्पल के बारे में। देखिए इनको वैद्यनाथ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं और इनको रिनोवेट करवाया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा, ठीक है। तो ये एक पहाड़ी पे जो ये टेम्पल बना हुआ है और करीब करीब इसकी हाइट 75 से 80 फीट के आसपास जो है ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है पोर्टल बाल स्वराज के संबंध में। तो रिसेंटली देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्ट कर एक निर्देश जारी करते हुए राज्य के लिए ये कहा कि सरकार को जो है कुछ इमीडिएट स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो बच्चे मीन्स घर से बेघर हो गए या जिनके माता पिता की डेथ हो गई, तो उनको जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। द कोर्ट सेड देयर डिटेल शुड बी अपलोडेड ऑन, और कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो इन ऐसे बच्चों की जो डिटेल होगी वो अपलोड किया जाएगा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की वेबसाइट पे, ठीक है। जो कि इसका एक पोर्टल है बाल स्वराज पोर्टल। तो इस बाल स्वराज पोर्टल पे जो है ये जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने कोविड-19 पैंडमिक के टाइम में पेरेंट्स को खो चुके हैं, होमलेस हो चुके हैं, तो ऐसे बच्चों की जो डिटेल्स हैं वो बाल स्वराज पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। और जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, या बच्चे जो है किस सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और और भी जो उन बच्चों के बारे में जो भी बेनिफिट्स या डिटेल जो भी चीज़ें होंगी, तो उसको कंडक्ट करने का काम करेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। और ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है ये आती है जुवेनाइल जस्टिस लॉ के अंतर्गत। अब बात करते हैं और बाल स्वराज पोर्टल के बारे में। देखिए जो इसको क्रिएट करने का काम किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, देखिए NCPCR हैज़ डेवलप इट्स पार्ट्स एंड इट्स रोल ऑफ ए मॉनिटरिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 109, ठीक है। सेक्शन 109 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर एंड टू एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द कोविड-19। तो देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 का है उसके सेक्शन 109 के अंदर जो है इसको डेवलप किया गया है, और ताकि जो बच्चे कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं उनका एक डाटा जो है बनाया जा सके और उनको बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो इसका ऑब्जेक्ट है कि ये ऑनलाइन जो है ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा ऐसे बच्चों की जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं कोविड-19 के टाइम में, उनको जो अब जो केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तो उसके बारे में ये जो एक तरह से जो ऑनलाइन जो है ये जानकारी रखी जाएगी। अब इसकी वर्किंग की देखते हैं। तो इट विल ट्रैक चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोविड-19 राइट फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी टू द रिस्टोरेशन ऑफ चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट गार्डियन रिलेटिव एंड सब्सिक्वेंट फॉलो अप। तो मतलब जो भी बच्चे ऐसे बेघर हो चुके हैं या उनके माता पिता नहीं हैं, तो उनको जो है एक प्रिविलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। द डाटा विल फिल इन द पोर्टल बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, स्टेट ऑफिसर्स एंड फॉर ईच साइड। देखिए जो ये डाटा है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं वो फील्ड इसको भरने का काम करेंगे, या जो स्टेट के जो राज्य के जो ऑफिसर्स होंगे वो इसको फिलअप करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2021 से, सॉरी ये 2021 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 14 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। हर साल नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है इसको हर साल मनाती है विथ एन एम टू
शोकेश इंडिया अचीवमेंट इन द एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन। तो कितना जो एनर्जी हम कंजर्व कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर लाइट का इस्तेमाल नहीं है तो आप लाइट को बंद कर दिए, पंखे का यूज़ नहीं तो पंखे को बंद कर दिए। इस तरह से जो है हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो मेन मोटो जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, वो मेन मोटो यही है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड आर गिवन टू ऑन दिस ओकेजन। तो इस ओकेजन पे जो है वो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वो भी दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा जो बिजली वगैरह सेव करता है, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई भी स्टेट हो, तो उसको जो ये अवार्ड है वो दिया जाता है। इसको देखिए, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था, इसको 2001 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। और इसका मेनली गोल ये था कि जो जितना हम एनर्जी को बचा सकें और अपनी इकोनॉमी को जो है हम और सेव कर सकें, ठीक है, इकोनॉमी को और बूस्ट कर सकें। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को सेटअप एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो है इसको सेटअप किया गया था 2002 में, ठीक है, ताकि जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया सके। और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, ठीक है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। इंडियाज़ एनर्जी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डबल। तो देखिए, ये कहा गया कि 2013 से 2030 के बीच में इंडिया की जो डिमांड है वो यहाँ पे डबल होने वाली है। 2030 तक जो हमारी डिमांड है एनर्जी की, वो कहीं ना कहीं डबल हो जाएगी। अब इस अवार्ड के बारे में देखते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो दिया जाता है इस अवसर पे। तो देखिए, दीज अवार्ड्स आर गिवन बाय द एमिनेंट डिग्नेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो ऐसी इंडस्ट्रीज हो गई या बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट या इंस्टीट्यूशन सेक्टर्स अलॉन्ग विद द एनर्जी एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरर्स टू रिकॉग्नाइज इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स मेड बाय देम इन एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी को बचाने के लिए जो जितने अच्छा कार्य करेगा, जो सबसे अच्छा कार्य करेगा, तो उसको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई ट्रांसपोर्ट या इंस्टीट्यूशन सेक्टर हो, ठीक है, या कोई एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरर्स हो, कोई भी हो, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। सबसे पहले ये अवार्ड जो है वो 14 दिसंबर और 1991 को सबसे पहले ये अवार्ड दिया गया था। और तभी से जो हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो 14 दिसंबर को मनाते आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।